friends, most welcome in my YouTube channel named Nursing Discussion Medical Center. Nursing Discussion is a free online classes portal and our main focus is to make nursing easy. If you are new to my channel then please don't forget to subscribe and click that bell icon so that you will get instant of my updates. So आज की वीडियो देखते हैं। आज की वीडियो में हम पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट द डेफिनेशन। सो पोस्टपार्टम हेमरेज की डेफिनेशन देखते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है ये बोलती है कि आफ्टर द डिलीवरी ब्लीडिंग अगर हो रही है 500 ml से ज़्यादा, ब्लीडिंग ऑफ 500 ml और मोर आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के बाद अगर किसी फीमेल में जो ब्लीडिंग हो रही है वो 500 ml से ज़्यादा हो रही है तो हम उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ ब्लड मोर देन 500 ml विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी इज कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज। जो पोस्टपार्टम हेमरेज है ये आपका जो है ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी भी हो सकता है और लेटर आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर फॉलोइंग डिलीवरी। सो अगर हम समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज, तो आप सिंपली याद रखिए कि डिलीवरी के बाद अगर किसी फीमेल में 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया है तो हम उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। लॉस ऑफ ब्लड मोर देन 500 ml विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज। बहुत ही सिंपल से इसकी डेफिनेशन है और आपको याद भी हो गई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्या याद रखना है कि 500 ml से अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है डिलीवरी के बाद तो उसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। ये जो पोस्टपार्टम हेमरेज है डिलीवरी के 24 बाद में भी हो सकता है और आफ्टर द 24 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी भी ये हो सकता है। नाउ लेट्स सी द कॉजेज ऑफ इट, यानी कि क्या कारण है जिसकी वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। द फर्स्ट वन इज़ यूट्राइन एटोनी एंड द मोस्ट कॉमन कॉज। The second one is laceration of the cervix or vagina. The third one is hematoma development in the cervix, perineum or labia, and the fourth one is retained placental fragments. सो अगर हम फर्स्ट बात करें यूट्राइन एटोनी, तो यूट्राइन एटोनी से आप क्या समझते हैं। यूट्राइन एटोनी का मतलब होता है कि जो यूट्रस है वो एटोनिक है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक पुअरली कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस जो अच्छे से जो है कंप्रेस नहीं कर पाता, जो लार्ज ओपन वेसल्स होती हैं प्लेसेंटल साइड पे, जब वो उनको अच्छे से कंप्रेस नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हेमरेज कॉज हो सकता है। अगर हम बात करें एटोनिक यूट्रस की, तो ये जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट लीडिंग कॉज है इसका पोस्टपार्टम हेमरेज का। इसके अलावा आप जो है असेसमेंट किस तरह से करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो यूट्रस है वो एटोनिक है। सो आप जो है जब आप पाल्पेट करके देखेंगे यूट्राइन फंडस को तो वहाँ पर आपको एक सॉफ्ट बोगी यूट्रस जो है आपको फील होने के लिए मिलेगा। सो अगर हम देखें कि व्हाट इज़ यूट्राइन एटोनी या फिर एटोनिक यूट्रस क्या होता है, सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो लार्ज ओपन वेसल्स होती हैं वो कंप्रेस नहीं होंगी और उसकी वजह से क्या होगा, हेमरेज कोज हो सकता है। इसके बाद हमारा आता है लैसिरेशन ऑफ द सर्विक्स और वेजाइना। जो सर्विक्स या फिर जो वेजाइना है अगर उसमें किसी प्रकार का लैसिरेशन आ जाता है तो उसकी वजह से भी हेमरेज कोज हो सकता है। थर्ड वन हमारा आता है हीमेटोमा डेवलपमेंट इन द सर्विक्स, पेरिनियम और लेबिया। अगर कोई भी हीमेटोमा अगर डेवलप हो जाता है सर्विक्स, पेरिनियम या फिर लेबिया में तो उसकी वजह से भी पोस्टपार्टम हेमरेज कोज हो सकता है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रैगमेंट्स। आपने सुना होगा कि क्या होता है कि जब कोई भी मदर जो है उनकी डिलीवरी होती है तो उसके बाद जो प्लेसेंटा होता है उसको भी अच्छे से एग्जामिन किया जाता है कि मतलब उसके जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं वो पूरे हैं नहीं हैं, जो उसके अंदर लोब्स हैं वो अच्छे से हैं या नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है। बिकॉज अगर कोई भी फ्रैगमेंट जो है मदर के वोम में रह जाता है तो मदर जो है बाद में अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करना स्टार्ट करेगी, बट क्या होता है कि वो एक डेड टिश्यू है और अगर वो यूट्रस में ही रहेगा तो वहाँ पे वो क्या होना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज वो डेड टिश्यू है तो वहाँ पे उसके नेक्रोसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि ब्लड सप्लाई तो उसको किस तरह से मिल नहीं रही है, वो तो एक डेड टिश्यू है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जब बाद में पता चलेगा तो मदर की जो है हालत ख़राब हो सकती है, उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा जब बाद में उनको ऑपरेट किया जाएगा तो जो है उनको हेमरेज की जो है कॉज हो सकता है। सो नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स और रिस्क फैक्टर्स। कौन कौन से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज कॉज होता है।
सो द फर्स्ट वन इज़ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज। अगर किसी वीमेन की प्रीवियस हिस्ट्री है पोस्टपार्टम हैमरेज की, तो भी जो है उनको चांसेस है कि फर्दर अगर उनका अगर उनका सेकंड बेबी है और वो कंसीव कर रही है तो उसमें भी उनको पोस्टपार्टम हैमरेज कॉज हो सकता है। इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शो प्लेसेंटा इन्फेक्शन, मल्टी डिस्पैरिटी, डिस्टॉशिया और लेबर डेट इज़ प्रोलॉन्ग। इसके अलावा ऑपरेटिव डिलीवरी, सिजेरियन फोर्सेप्स डिलीवरी या फिर इंट्रायूट्राइन मैनिपुलेशन। नाउ व्हाट इज़ प्लेसेंटा प्रीविया? प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो प्लेसेंटा होता है वो पार्शली इम्प्लांटेड होता है इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी कि जो सर्विकल ओस होती है, अगर हम बात करें जस्ट सपोज कि आपका ये इस तरह से जो है वो यूट्रस है और आपका जो सर्विकल ओस होता है उसके जस्ट यहाँ पर ही जो प्लेसेंटा होता है वो इम्प्लांट हो जाता है पार्शियल तरीके से, तो उसकी वजह से भी जो है हैमरेज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। सेकंड वन आता है आपका एब्रप्शो प्लेसेंटा। एब्रप्शो प्लेसेंटा जो है इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है उसके जो ओरिजिनल साइट होती है इम्प्लांटेशन की वहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट कर देता है। इसके वजह से क्या होता है हैमरेज होने की जो है चांसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई भी इन्फेक्शन है उसकी वजह से हैमरेज कॉज हो सकता है। मल्टी डिस्पैरिटी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा डिस्टोशिया या फिर लेबर डेट इज़ प्रोलॉन्ग, यानी कि ऐसा लेबर ऐसी कंडीशन जिसमें जो मदर है उनकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी थी वो उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है और जो बेबी है वो नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से भी जो है हैमरेज कॉज हो सकता है। इसके अलावा अगर जो मदर है उनकी डिलीवरी सिजेरियन फोर्सेप्स डिलीवरी हुई है या फिर कोई भी इंट्रायूट्राइन उनकी जो बॉडी है उसके अंदर मैनिपुलेशन हुआ है तो उसकी वजह से भी हैमरेज कॉज हो सकता है। नाउ असेसमेंट, हम किस तरह से असेस करेंगे कि जो मदर है उनको पोस्टपार्टम हैमरेज हो रहा है। सो फर्स्टली जो मदर होंगी उनमें हमें सिग्निफिकेंटली हमें ब्लीडिंग जो है देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो पेरिनियल पैड होगा अगर वो 15 मिनट्स में पूरा कम्प्लीटली सोक डाउन हो जाता है तो इसका मतलब जो मदर है मतलब उनको एक हैवी ब्लीडिंग हो रही है। इसके अलावा जो मदर होंगी उनमें रेस्टलेसनेस, उनकी जो पल्स रेट है वो हमें इंक्रीज़ मिलेगी, जो उनका ब्लड प्रेशर है वो लो होगा। इसके अलावा कूल क्लेमी स्किन होगी और एशेहन और ग्रेइश कलर जो है हमें देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जो मदर के जो वाइटल्स हैं उनमें जो है फ्लक्चुएशन हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर हम एक तरह से देखें तो मदर के जो वाइटल साइंस हैं उनमें जो है फ्लक्चुएशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो मदर होंगी वो वीकनेस की, लाइट हेडनेस और डिस्निया की जो है कंप्लेन करेंगी। जो मदर हैं वो बोलेंगे कि उनको जो है वीकनेस फील हो रही है या फिर उनको डिस्निया या फिर उनको सांस लेने में कठिनाई हो रही है या फिर उनको हेडेक हो रहा है, सो वो इस तरह की जो है कंप्लेन करेंगी। इसके अलावा इसके बाद हमारा आता है साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे तो हम ये पहले भी देख चुके हैं। डिक्रीज बीपी, जो उनका ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा, हार्ट रेट उनकी इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग जो है हमें मदर में देखने के लिए मिलेगी। नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? क्या हम ट्रीटमेंट किस तरह से जो है हम उनको देंगे? सो फर्स्टली अगर हमें पता चल गया है कि जो मदर है उनको पोस्टपार्टम हैमरेज है या फिर हमने उनका असेसमेंट करा है और उनमें ऐसे साइंस आ रहे हैं और उनके सिम्टम्स जो है वो शो कर रहे हैं कि इनको पोस्टपार्टम हैमरेज है, तो उसके बाद हमें सबसे पहले करना है बाई मैनुअल मसाज ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस है उसकी बाई मैनुअल मसाज करनी है। इसके अलावा NS और RL जो है विद ऑक्सीटोसिन जो है हमें स्टार्ट करनी है, डेट इज़ 1 लीटर विथ 20 यूनिट्स। इसका मतलब है 60 ड्रॉप्स जो हैं आपको पर मिनट जो है देनी है। इसके बाद आपको ऑक्सीटोसिन को एडमिनिस्टर करना है 10 यूनिट्स IM में, या फिर अगर ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है तो आप मेथर्जिन 0.2 mg भी दे सकते हैं IV। इसके बाद आपको जो है मदर जो है उनको कैथेटराइज़ करना है, उनका जो ब्लेडर है उसको कैथेटराइज़ करना है। इसके बाद आपको जो है जो आपका फंडल एरिया है वहाँ पर फंडल प्रेशर अप्लाई करना है और कंट्रोल करना है कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन को, ताकि जो सेपरेट है उसको हम कर सकें, जो प्लेसेंटा है उसको सेपरेट किया जा सके। इसके अलावा मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा इज़ टू बी डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया प्लेसेंटा डज नॉट सेपरेट। अगर प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर जो है मैनुअली जो है रिमूवल करेंगे प्लेसेंटा को।
नाउ इस इमेज में देखिए, इस इमेज में आपको दिख रहा है बाईमैनुअल मसाज। जो अभी हमने देखा था कि बाईमैनुअल हमें मसाज करनी है, सो वो इस तरह से हम बाईमैनुअल मसाज जो है वो करते हैं, ताकि जो एटोनिसिटी है जो यूट्रस की, उसको जो है कंट्रोल किया जा सके। जो यूट्रस है वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे, ताकि इसलिए जो है हम बाईमैनुअल मसाज जो है वो करते हैं। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आती है कि अब हम किस तरह से जो है, क्लाइंट है हमारे पास और आपको जो है उसको जो है उसको प्रिवेंट करना है कि वो शॉक में ना जाए, बिकॉज जो मदर है उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। तो हमारा फर्स्ट यही है कि जो मदर है उसको जो है हम हैमरेज हो रहा है तो उसको जो है हम शॉक में जाने से बचाएं। सो फर्स्टली आपको उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या फिर जो भी डॉक्टर है उनको इन्फॉर्म करना है, उनके साथ आपको बने रहना है। इसके बाद जो यूट्रस है वो बिकॉज एटॉनिक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है जेंटली उसको मसाज करना है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे। इसके बाद जो वुमेन है उसको जो है उसके जो लेग्स हैं उनको 30 डिग्री एंगल पे आपको जो है एलिवेट करना है, और जो उनका राइट हिप है उसको एलिवेट करना है। इसके बाद जो है जो मदर होंगी उनको हम फेस मास्क या फिर नेज़ल कैनुला के मदद से जो है उनका जो ऑक्सीजन है उसको जो है मेंटेन करेंगे, उनको ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेंगे। जो उनके वाइटल साइंस हैं उनको अच्छे से मॉनिटर करेंगे, उनमें कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहा है, ये चीज़ देखेंगे। इसके बाद जो यूटेरोटॉनिक मेडिकेशंस होती हैं यानी कि ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो हम उनको देंगे ताकि जो यूट्राइन टोन है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि हम इनफैक्ट हमारे पास एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, बिकॉज मदर पोस्टपार्टम हेमरेज में है, तो आपके पास जो है ब्लड प्रोडक्ट्स होने चाहिए ताकि अगर उनका ज़्यादा सीवियरली ब्लड लॉस हो रहा है तो आप उनको ब्लड को जो है एडमिनिस्टर कर सकें। नाउ अगर हम देखें तो जो मदर होती हैं अगर उनको पोस्टपार्टम हेमरेज है तो उसमें हमने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, इसके बेसिकली 3 तरह से जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसको हम 3 स्टेप में जो है ट्रीट करते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसमें आता है रिसस्टिटेटिव मीजर्स और इंक्रीज टाइम ऑफ यूट्रस। सो इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यूट्रस को मसाज करते हैं, ऐसे ड्रग्स हम देते हैं जिससे कि जो टोन है यूट्रस की वो इंक्रीज़ हो सके। सो अगर हम देखें कि कौन कौन सा जो है यूटेरोटॉनिक ड्रग्स हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो हम ऑक्सीटोसिन जो है मदर को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बोप्रोस्ट, डिनोप्रोस्ट जो है हम मदर को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नाउ अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें कि अगर जो मदर हैं हमने उनको सब कुछ कर लिया है, आपने उनको ड्रग्स भी दे दी हैं, यूट्रस मसाज भी कर दिया, इंक्रीज टोन भी कर दिया है, लेकिन स्टिल उनकी जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुक रही, तो अब आप क्या करेंगे। तो फिर हम आते हैं सेकंड स्टेप पे। इसमें हमारा आता है सेकंड स्टेप को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसमें एक आता है हमारा मैकेनिकल मेथड और एक आता है बाई मैनुअल कंप्रेसर। बाई मैनुअल कंप्रेशर में हम फिर से वही करते हैं कि जो बाई मैनुअल मसाज होती है हम मदर को वो देते हैं, और मैकेनिकल मेथड में हमारा आता है बैकरी बैलून कैथेटर। इस इमेज में जो आप देख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड बैकरी बैलून कैथेटर। सो इसमें क्या होता है कि ये जो कैथेटर होता है इसको हम इंसर्ट कर देते हैं मदर में, और जो इसमें क्या करते हैं कि वोम एनएस जो नॉर्मल सलाइन होती है उसको जो है हम इसमें फिल करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक सके। बट इन केस अगर बैकरी बैलून कैथेटर भी आपका फेल हो गया है या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बैकरी बैलून कैथेटर अवेलेबल ही नहीं है, तो उसकी जगह पे आप ईसोफेगल कैथेटर भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब क्या हुआ है कि जो मदर हैं उनको आपने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आप कर चुके हैं, उनको ड्रग्स हम दे चुके हैं बट उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, बैकरी बैलून कैथेटर हमने दे दिया है, उसके बाद भी जो है उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। नाउ थर्ड स्टेप, अब हम क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम मदर से पूछेंगे, और ये जो है हमारा लास्ट स्टेप होता है। इसमें हम जो है मदर से पूछेंगे कि उनकी फैमिली कंप्लीट है या फिर नहीं। इन केस अगर मदर बोलती हैं कि उनकी फैमिली कंप्लीट है तो हम उसमें क्या करते हैं, जो यूट्रस होता है उसको रिमूव कर देते हैं, यानी कि जो मदर हैं उनकी हिस्टेक्टोमी कर देते हैं जिससे कि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। बट
अगर मदर बोल दें कि उनकी जो फैमिली है वो इनकम्प्लीट है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारी एक सर्जरी आती है जिसको हम बोलते हैं बी लिंच सर्जरी। जस्ट इन सेकेंड, उसको हम बोलते हैं बी लिंच। तो इसमें क्या करते हैं कि जो यूट्रस होता है उसमें हम बहुत बड़े बड़े जो है सूचर्स लगा देते हैं और उसको जो है बंद कर देते हैं, ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक सके। बट अगर ये भी फेल हो गया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर हम उनकी जो है हिस्टेक्टोमी कर देते हैं फाइनली। सो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो बैकरी बलून कैथेटर है इसको हम किस तरह से प्लेस करते हैं। तो आप इस इमेज में देखिए, दिस इज़ द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ बैकरी बैलून कैथेटर। और अगर आपका बैकरी बैलून जो है वो टोटल पूरा फंडस तक नहीं जा रहा है, दैन दिस इज़ इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ बैकरी बैलून। और इसमें हम क्या करते हैं, हम वॉर्म NS जो है इसमें डालते हैं और वो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी इस बैलून की होती है 500 ml। सो ये चीज़ आप प्लीज़ याद रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसमें से कुछ भी सीखा होगा। अगर आपने इसमें से कुछ भी सीखा हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।